हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी सोशल जस्टिस या इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को, जहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति और परिस्थिति है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल तरीके से डिकोड करा था, जिसका नाम है इकोनॉमिक जेंडर गैप। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है पॉलिटिकल जेंडर गैप। हमें क्योंकि ये बताया गया था इस पॉइंट के अंदर, दुनिया के अंदर भारत ही इकलौती सिर्फ ऐसी कंट्री है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने इस इंडेक्स के अंदर ये बताया था कि इकलौती दुनिया के अंदर भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पर इकोनॉमिक जेंडर गैप ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल जेंडर गैप। और ये आप नंबर से देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना आप 1 के क्लोज होते हो उतनी आपकी बेटर सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पर 0.4, आप बाकी डिजिट्स को अगर इग्नोर कर दो, समझने के लिए सिर्फ आपको ये याद भी नहीं करना है, 0.4 है हमारे देश का पॉलिटिकल जेंडर गैप, और इकोनॉमिक जेंडर गैप है 0.35। ठीक है, 0.35 इज़ द इकोनॉमिक जेंडर गैप एंड पॉलिटिकल जेंडर गैप है 0.4। तो इकोनॉमिक जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये ज़ीरो के पास है ज़्यादा, ये नंबर कम है, और ये 1 के पास जा रहा है ये वाला नंबर, तो ये फिर भी थोड़ा सा बेटर है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा पहले कि ये पॉलिटिकल जेंडर गैप होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिकोड करके समझते हैं। तो आप मुझे बताओ, आकांक्षा, रिया, आप क्या समझते हो इस कॉन्सेप्ट से, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल जेंडर गैप? क्या ये कॉन्सेप्ट? जेंडर के बीच में डिफरेंसेस हैं, डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये हाईलाइट कैसे होगा, ये आपको दिखेगा कैसे? ट्राई करो। शाबाश। पॉलिटिक्स में आकांक्षा कह रही है कि ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं वो मेल होते हैं, एक्सेप्टेड। और कुछ? बस आकांक्षा, ये पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ही है? व्हाट अबाउट पार्टिसिपेशन? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ पार्टिसिपेशन में। आसपास, घर के आसपास कोई वोटिंग डे है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव का या विधानसभा के चुनाव का आज दिन है, और लोग अपना मतदान करने जा रहे हैं। मतदान समझते हो, मतलब वोट करने, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि घर पर, कभी आपने ये ऑब्जर्व करा हो आकांक्षा, रिया, तो घर पे एक पर्ची आती होगी जिसको पापा वगैरह लेकर आते होंगे, या घर पे कोई मेल लेकर आता होगा कि मैं पर्ची ले आया हूँ। और वो कैसे लाते हैं उस पर्ची को मतदान करने के लिए? आपका इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड लेकर, है ना? ऐसे ही होता है ना कि घर के मेंबर्स को अगर जैसे जाना है तो आपको लाइनों में भी लगना पड़ता है फिर वहाँ पर जाकर। तो वो पर्ची अगर आपके पास होती है तो वहाँ पर आप लाइन में लगकर फटाफट से आप वोट करके आ जाते हो, जो कि किसी सरकारी स्कूल में हो रहा होता है, या फिर कहीं पर किसी एक जगह पर एलोकेट करा जाता है कि आपके गली मोहल्ले के लोग जो हैं उनको इस केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में जाना है, कहीं पर जाना है वोट वगैरह करने। ऐसा होता है ना? लेकिन आपने कभी भी ये ऑब्जर्व करा है क्या कि ऐसा कोई घर परिवार जहाँ पर औरतें जो हैं वो मतलब एक तरीके से खुश होकर, आज उनको बहुत एक्साइटमेंट है कि हमें वोट करने जाना है, और वो वोट करने जाएं, और मर्द घर पर बैठे रहे? उनको एक्चुअली जो वोटिंग के लिए जो पुश करा जाता है वो घर के मर्दों के द्वारा ही करा जाता है। वो मर्द ही होते हैं जो कि उनका सुबह सुबह वोटर आईडी कार्ड लेकर एक पर्ची ले आते हैं कि इस पर्ची को लेने के बाद मतलब पूरा जो भी करवाना है, मतलब टिक करवाना है इलेक्टोरल लिस्ट वगैरह के अंदर, वो पूरा काम करवा लाते हैं। फिर आपका काम, घर की महिलाओं का, लड़कियों का, बेटियों का यही काम रह जाता है कि फिर अगर वो 18 साल से ऊपर की हैं बेटियां, और जो मम्मियां हैं वो फिर भाई के साथ या पापाओं के साथ जाती हैं और वोट कर कर आती हैं। ऐसा ही होता है। बताओ, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? ये सिनेरियो आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, है ना? तो ये जो चीज़ है, हाँ सही है। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में हमें पॉलिटिकल जेंडर गैप की तरफ इशारा करता है।
पॉलिटिकल जेंडर गैप जो होता है वो एक प्रकार से डिफरेंसेस को दिखाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल इन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होना, पॉलिटिक्स में रुचि होना, आपकी ओरिएंटेशन कितनी है राजनीति के प्रति, आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को शो करता है आपका पॉलिटिकल जेंडर गैप। उसके अलावा इट ऑल्सो हाईलाइट्स योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आप पार्टिसिपेट कितना करते हो, कितना दिली इच्छा से आप वोट करने जा रहे हो, और कंटेस्ट करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, जब से हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने आपको बताया था, रेयरली आप किसी लड़की को, किसी महिलाओं को ये सुनोगे कि जिनको आगे चलकर अपना पॉलिटिक्स में करियर बनाना है, घर पे वो ये कह रही हैं कि उनको ये जॉब नहीं करनी है या फिर किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, वो खुश होकर क्या करना चाहती हैं कि राजनीति के अंदर कदम रखना चाहती हैं। तो ये चीज़ आप बहुत भली भांति तरीके से जानते हो कि पॉलिटिक्स के फील्ड में करियर कोई अपना औरत बनाए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होते हैं। मतलब लाखों में से, 10 लाख में से, करोड़ों में से एक आधी महिला आगे इसकी तरफ रुझान अपना कर सकती है, ओरिएंटेशन अपनी दिखा सकती है, अपनी प्रेफरेंस दिखा सकती है, उसकी इच्छा हो सकती है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन क्या सच में वो कंटेस्ट करेगी, चुनाव के अंदर खड़ी होगी वो महिला, वो लड़की, वो औरत? इसकी पॉसिबिलिटीज़ हमारे देश में तो बहुत कम होती है। उसके बाद यहां पर बात आती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा ये मतलब है, राजनेता जो टॉप पोस्ट पर होते हैं किसी एक पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, वहां पर आपको टॉप लोग जो डिसीजन मेकर होते हैं या फिर बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो मंत्री आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको ज़्यादातर मेल ही देखने को मिलेंगे, औरतें बहुत कम है। अब यहाँ पर हम अगर माइक्रो लेवल की बात ना भी करके मैक्रो लेवल की बात करें, आज तक हमारे देश में आप मुझे बताओ आकांक्षा कि कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री रह चुकी हैं आज़ादी से लेकर अभी तक? सिर्फ एक। तो एक ही रही हैं प्रधानमंत्री फीमेल, और उनका क्या नाम है? यस, श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी। ठीक है, 1 PM। बात करें प्रेसिडेंट की, आजादी से लेकर अभी तक महिलाएं राष्ट्रपति कितनी रह चुकी हैं? आकांक्षा कितनी रह चुकी हैं? 2। यस, पहले थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी और अभी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। अब एक बात बताओ, ऐसा देश जिसके ऊपर हम इतना गर्व फील करते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, हमने आज़ादी के बाद से इमीडिएटली जितना अधिकार राजनीति के क्षेत्र में, वोटिंग राइट्स वगैरह जितना मर्दों को दे रखा है, तो औरतों को भी दे रखा है। लेकिन अगर आप इन पॉइंट की रिदम को, इनकी लय को समझने की कोशिश करो, पॉलिटिकल एटीट्यूड तो हो गया कि यार आपका मन कर रहा है वोट करने का कि नहीं कर रहा है, या फिर आपका इंटरेस्ट कितना है राजनीति के टॉपिक्स वगैरह में, जब इलेक्शन का डे होता है आप टीवी खोलकर बैठते हो कि नहीं बैठते हो। यहाँ पर औरतों का इतनी कोई रुचि नहीं है उनकी। पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर दो एनालिसिस निकल कर आती हैं। पार्टिसिपेशन में एक होता है कि राइट टू कॉन्टेस्ट, आप प्रतिनिधि बनकर खुद खड़े हो रहे हो, या फिर राइट टू वोट। तो वोटिंग करने का सिलसिला मैंने आपको बताया, वोटिंग डे अगर जिस दिन होगा, घर के मर्द खींच खींच कर लेकर जाकर औरतों को वोट करवाते हैं, उनकी कोई सच रुचि आपको देखने को मिलेगी नहीं। और ये वाला माहौल आप अपने घर पर अपनी बहनों के साथ, अपनी मम्मियों के साथ चेक कर सकते हो, और अगर आप खुद एक फीमेल हो तो यह आपको भी पता होगा। ठीक है। और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, पॉलिटिकल एटीट्यूड में एक बात और आ जाती है कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना कोई करियर बनाना पसंद नहीं करता है, स्पेशली फीमेल्स। ये वाली बात हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ के बारे में हम उनके बारे में इतनी गहराई से जाकर हम उनके कल्चर, सोसाइटी को इतनी अच्छी तरीके से समझते नहीं है, तो हम वो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन द नंबर्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, ये नंबर खुद हमें बयां करते हैं कि ये क्या दर्शा रहे हैं भारत की परिस्थिति के बारे में। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ये कह सकते हो कि
जो महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम बना चुकी हैं, दे आर एमपीज, एमएलसीज और एमएलएस, लेकिन फिर भी जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, जो टॉप गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होते हैं, जो टॉप गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग इससे बड़ी बात हम क्या करें कि हमने प्रधानमंत्री का बैकग्राउंड पूरा देख लिया, राष्ट्रपति का पूरा बैकग्राउंड देख लिया। 1947 से लेकर हम साल 2025 में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री और सिर्फ 2 महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब आप खुद ही देख लो कि कितनी बड़ा, मतलब कितना बड़ा हमारा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके अलावा चलो ठीक है, जो लोग ये नारा लगाते रहते हैं कि हाँ हम महिलाओं के बारे में, मतलब ये राजनेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो ये नारा लगाते रहते हैं, येस वी आर वोकल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि फ़ीमेल्स जो है उनको बढ़ चढ़ कर राजनीति के क्षेत्र में हिस्सा लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, लॉ मेकिंग के प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएज और एमपीज बनना चाहिए। तो ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है पार्लियामेंट के अंदर कि इतनी सीटें, मिनिमम इतनी सीटें फिक्स होनी चाहिए इतनी महिलाओं के लिए, ये इतने सालों से पेंडिंग क्यों है? जो मंत्री, जो राजनेता अगर ये बात करते हैं कि हम औरतों के अधिकारों को सपोर्ट करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, तो जो सीट है वो फिक्स करवा दी जाए ना पार्लियामेंट के अंदर। विमेन रिजर्वेशन बिल काफ़ी सालों से पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे और आप फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। गवर्नेंस के लेक्चर में मैं आपको विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल के बारे में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। फ्यूचर में इसके उस पर्टिकुलर बिल के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो बिल ये कहता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर, मतलब मान लो लोकसभा के अंदर 550 सीटें हैं, तो 50% ना सही लेकिन उससे थोड़ा सा कम परसेंट की मिनिमम सीटें औरतों के लिए फिक्स होनी चाहिए कि उन सीटों से सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है। अब ऑब्वियसली बात, अगर लोकसभा की वो सीटें तो यानी कि उन सीटों पर महिला ही खड़ी होकर कंटेस्ट कर कर जीत कर आ सकती है और वही एक एमपी बनेगी और वो एमपी महिला होनी चाहिए अगर वो सीटें फिक्स हो गई तो। अब जो लोग इतना नारा लगाते रहते हैं और बड़े बड़े राजनेता ये सब बातें करते रहते हैं दैट वी सपोर्ट विमेन इक्वालिटी, हम विमेन की रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़कर अपना योगदान दिखाना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो आपका जो क्षेत्र है राजनीति का, आप अगर लोकसभा के अंदर बैठते हो, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी की सरकार चल रही है तो गृह मंत्री होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, बहुत सारे प्रकार के मंत्री होंगे, तो वो इस चीज़ को फिर अभी तक क्यों नहीं लागू कर पा पाए हैं? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि भारत के अंदर दोगलेपन के एटीट्यूड को दिखाती हैं कहीं ना कहीं हिडन वे में। ठीक है, और ये जो एस्पेक्ट हैं पॉलिटिकल जेंडर गैप के, ये हमारे देश में दोस्तों दिखाते हैं एक पॉलिटिकल डिवाइड को। ये हमारे देश में दिखाते हैं पॉलिटिकल डिवाइड को कि मेल्स कितना इंटरेस्ट लेते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल्स कितना इंटरेस्ट लेती हैं एज कंपेयर टू मेल्स इन द टॉपिक, इन द एरेना ऑफ राजनीति। ओके, और ये जो गैप है हमारे देश की दुविधा ये है, ये गैप काफ़ी ज़्यादा वाइडनिंग गैप है, ये गैप क्योंकि बढ़ता ही चला जा रहा है। और दिक्कत ये है हमारे देश में बहुत सारी महिला जो हैं वो एजुकेटेड भी हैं, एजुकेटेड होने के बावजूद जैसे मेल्स बिहेव करते हैं, ऑलवेज दे आर इन कंप्लेनिंग मोड। सरकार ये नहीं कर रही, सड़क पर खड्डे ज़्यादा हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। लेकिन उसको सुधारने के लिए आप जानते हो कि पहले आपको सत्ता में आना पड़ेगा। और महिलाओं का भी कुछ एटीट्यूड मेल से मिलता जुलता ही है, दे आर ऑल्सो इन टू कंप्लेनिंग मोड एवरी टाइम। एजुकेटेड होने के बावजूद भी दे आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब वो अलग चीज़ें कि हाँ बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में वर्क करती हैं। अब एक जो चीज़ है हमारे देश में मनी और मसल पावर, जिसके पास पैसा है, जो किसी एरिया का कोई गुंडा है या गुंडागर्दी जो लोग करते हैं, राजनीति में अक्सर उनका नाम ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता है।
आज भी ये जो चीज़ है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। और महिलाओं को फिर एक ये लगता है कि हम घर बार छोड़कर, अपना पति बच्चों को छोड़कर दिन भर सड़कों पर कैसे रह सकते हैं, बहुत सारी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये तो बहुत सारे मर्द भी सोचते हैं बैठकर। और औरतें जो हैं वो सोसाइटी का पिलर मानी जाती हैं। मर्दों की साइकोलॉजी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो डैट इज़ ओनली फीमेल्स इन द सोसाइटी। कैसे? क्योंकि जो चीज़ें मर्द एक बौखलाहट में डिसीजन ले लेते हैं, मतलब ये थोड़ी सी मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। बौखलाहट में अगर मर्द कोई डिसीजन ले लेते हैं तो इट इज़ द फीमेल ऑफ द हाउस, ठीक है, जो कि मर्दों को काल्म कर सकती है, शांति से उनको समझा सकती है, और मर्द काफ़ी हद तक उनकी बातों को समझकर फिर राइट डिसीजन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर औरतें इतनी समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो वाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस? रीजंस इसके काफ़ी सारे हैं, आगे चलकर हम इन सब चीज़ों को जानेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हो कि परिस्थिति कहीं से भी बेटर तो नहीं है, बल्कि बद से बदतर और होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दीज एरेनास इन विच वी सी वाइडनिंग गैप इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया। ओके, अब यहां पर इसके की एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें कि ये जो पॉलिटिकल जेंडर गैप है, इसके कुछ की एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है और सारे तरीकों से। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी हेडिंग वही है, वोटिंग पैटर्न्स। तो विमेन जो हैं दे वोट डिफरेंटली देन मेन। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो विमेन जो हैं वो जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज की जो पार्टीज होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं। भारत के अंदर क्या है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सिनेरियोज। कुछ औरतें जो हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ना हमारे देश में, जैसे मैं आपको एक रियलिस्टिक चीज़ बताता हूँ। आकांक्षा, ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होता है पॉलिटिक्स के अंदर? ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होता है पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं पता ना? तो दोस्तों देख लो, आपके सामने आकांक्षा यादव बैठी हुई हैं। पहला हिंट है ये कि यहाँ पर हमारे देश में महिला जो वोट करती हैं दे डू नॉट नो वॉट इज लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का भी, आकांक्षा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। यहाँ पर ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, मतलब मैं आपकी कर रहा हूँ। हो सकता है ये टर्म नहीं जानता हो कोई भी, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ना स्टार्ट करा, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट नहीं पता था। चलो अब मैं इसका खुलासा करता हूँ, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट क्या है, फिर आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा मैं। लेफ्टिस्ट दोस्तों देखो वो पार्टीज होती हैं और दूसरी पार्टीज होती हैं राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट वो पार्टीज हैं जो कि बात करती हैं गरीब लोगों के बारे में, डाउन ट्रोडन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में, जैसे गरीब लोग हो गए या विमेन हो गई, उनका सोशल वेलफेयर हो गया। इन सारे मुद्दों पर जो पार्टीज बात करती हैं वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज की पार्टीज होती हैं। राइटिस्ट होती हैं जनरली आप इनको कैपिटलिस्ट पार्टी समझ सकते हो, जो कि पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। प्राइवेट ओनरशिप के बारे में बात करना, प्रॉफिट मेकिंग के बारे में बात करना, ठीक है, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के बारे में तो दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं बात करेंगी। लेकिन आइडियोलॉजिकल गैप थोड़ा सा आता है यहाँ पर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में। अब हमारे देश में ये जो मैंने आपसे आकांक्षा सवाल पूछा था, ये सवाल पूछना ही मेरा गलत है, बिकॉज यहाँ पर बात महिला और औरतों की नहीं है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी को हम लोग समझते ही नहीं है। अगर मैं अभी बोलूं, मैं ये वाला सवाल अपने आप से भी करूं, आपसे भी करूं जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, और आप लोगों से भी करूं जो आप मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हो, कि कोई भी पार्टी जो होती है, आप मुझे अभी बताओ कि बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप इनको कौन सी कैटेगरी में फिट करोगे? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज वी नेवर टेक सच काइंड ऑफ इंटरेस्ट।
और भारत के अंदर ये जो वोटिंग पैटर्न है, ये एक मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस इसलिए बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट को तो देखते ही नहीं है कि किस पार्टी की ओरिएंटेशन कहाँ पर है, वो कैसी पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, कल को वो सत्ता में आ गई तो कैसा काम करेगी, उसकी आइडियोलॉजी से पहले से ही हिंट निकाला जा सकता है। यहाँ पर लोग इतना सोच विचार इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं करते हैं भारत के अंदर। स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है महिलाओं की, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी या पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है महिलाओं को। मर्दों को फिर भी थोड़ा बहुत ये पता है कि जैसे बीजेपी इलेक्शंस जो जीतती है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर जीतती है। उनका नारा रहता है कि हम यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे, इस मस्जिद को तोड़वाएंगे, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में उनको फ़ायदा मिल जाता है। इस चीज़ को दोस्तों देखो, डिनाई नहीं करा जा सकता। ये चीज़ आपको यूपीएससी के पेपर में, मेंस में लिखनी नहीं है कि कौन सी पार्टी का क्या चीज़ होती है, कैसे क्या होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आपको अपने आंसर्स के अंदर एक सॉफ्ट टोन कैसे अपनानी है, बट रियलिटी ये है कि आप इन सब चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते हो। अब वोटिंग पैटर्न के अंदर जो मैं मिक्स रिएक्शन की बात कर रहा था, वो देखो क्या होता है दोस्तों। देखना, अभी मैं आपको दूसरी रियलिटी देता हूं, और ये रियलिटी मेरे ऊपर भी लागू होती है, सबके ऊपर लागू होती है, हर किसी के ऊपर लागू होती है। मैं यहां पर आपको दिक्कतें बता रहा हूं, ठीक है। आकांक्षा, मुझे आप अपने कॉन्स्टिट्युएंसी के, आपके रीजन के, जो आपके रीजन को रिप्रेजेंट करता है, उस विधायक का नाम बताओ। कौन है आपके एरिया का विधायक? पता नहीं। सांसद कौन है? एमपी कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं पता है ना दोस्तों। अच्छी बात यह है कि मुझे भी नहीं पता, और आप में से 99% लोगों को ये वाला आंसर नहीं आता होगा। दिस शोज आवर पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। और अब देखो, यहां पर दो तरह के ब्लेम हो सकते हैं कि आप ये कहो कि वो मिलने ही कहां आते हैं हमसे, लेकिन आप फिर वोट देने किसको गए थे? ये दिक्कत है हम सबकी। अब हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है? जो आदमी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको तो कितनी नॉलेज होती है, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होती है। तो ये दोस्तों था दूसरा एक रियलिटी चेक। अब तीसरा रियलिटी चेक, इस वोटिंग पैटर्न के अंदर जो एक मिक्सचर ऑफ रिएक्शन आते हैं वो ये आते हैं। अगेन दोस्तों, हम लोग आकांक्षा यादव को टारगेट में रखेंगे। आज इन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है और रात तक इनको मार देना है। तो आकांक्षा यादव जी, आप मुझे ये बताइए, जब आपने कभी वोट दिया है? अच्छा, अभी तक नहीं दिया। घर के लोग तो देते होंगे वोट, आप यूपी में रहते हो, कौन सी पार्टी को आपका वोट जाता है? मुझे नाम लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है, आप लोग सरनेम देखकर आकांक्षा यादव का समझ ही गए होंगे, है ना। अब यहां पर क्या है, ये भी चीज एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को शो करती है, बिकॉज यहां पर समाज का, सरनेम का और एक ग्रुप का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे भारत की राजनीति में, है ना। अब आकांक्षा जी हैं यादव, और यादवों की पार्टी यूपी में है समाजवादी पार्टी। तो आकांक्षा, पापा मम्मी उन्हीं को वोट देते होंगे, अखिलेश यादव जी को। पूरा खानदान ही उधर ही देता है। अब मम्मी पापा से तो मेरी बात नहीं हुई, या फिर हमने तो कभी ऐसे बात नहीं करी, लेकिन मुझे कैसे पता? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ इंडिया। अब इससे दिक्कत क्या होती है दोस्तों, अब आप समझना। अगेन टारगेट में आकांक्षा यादव जी ही रहेंगी। आकांक्षा, मुझे आप ये बताइए, आपने इतने सालों से वोट दिया, आपके खानदान वालों ने वोट दिया, जनरेशन बाय जनरेशन निकल गई, सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं। आप समाजवादी पार्टी के किसी भी अभी पर्सन को इस टाइम पर, जिस टाइम पर हम आधी रात को क्लास ले रहे हैं, क्या आप अप्रोच कर सकते हो? कोई भी एक समस्या या कोई भी एक दिक्कत है, कॉल कर कर मदद तो हो जाएगी। मैं उनको अभी आपके घर बुलाने की बात कर रहा हूं। अगर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, दुबे दुबे के लिए अगर खड़ा है, तो यादव यादव के लिए भी खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के किसी भी एक मेंबर को कॉल लगाओ और अपने घर पे बुलाओ अभी। क्या वो आएंगे? यू कैन से, पता नहीं मुझे, 50-50 हो सकता है। दूसरी चीज, आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके गली का इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपके
खानदान वालों की कोई अच्छी जॉब लगवा देना, है ना, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसों का भरमार आ गया हो, घर के आगे आपके फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, हायाबूसा, ऐसी चीज़ें खड़ी हों, तो आपको इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा मिला है? नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग राजनीति के क्षेत्र में जातिवाद पर मरते हैं, इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता है। और इन सब प्रक्रियाओं में, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इन सब प्रक्रियाओं में औरतों में जो बची कुची जो बुद्धि होती भी है, वो भी मर्दों के कंट्रोल में आ जाती है जब बात आती है राजनीति की। मम्मी का, अगर आकांक्षा आपकी मम्मी का वोट करने का मन नहीं भी है ना, तो घर वाले धकेल धकेल कर घर की औरतों को भेजेंगे कि जाओ नहीं देकर आओ, ये तो इंपॉर्टेंट है, उनको तो जीतना ही चाहिए, है ना। समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी तो कल को फिर बीजेपी आ जाएगी पावर में, एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है। ये सब बातें हर जगह पर चलती हैं। बात सिर्फ ये यूपी की और अखिलेश यादव जी की या फिर यादवों के संगठनों की या समाजवादी पार्टी की नहीं है। ये ग्रुपिज्म, ये जातिवाद, ये हर जगह चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस जातिवाद ने कभी किसी को, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, क्या 1% का भी लाभ दिया है? कुछ भी आपकी कोचिंग का पैसा बचा लिया हो, कभी आपके स्कूल की फीस भरती हो, घर पर कोई मरम्मत करवा दी हो, आपकी लोकेलिटी चेंज कर दी हो, फ्रॉम आगरा आप नोएडा शिफ्ट हो जाओ, कुछ भी ऐसा योगदान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आया है? बिल्कुल नहीं आया है। घर जहां था वही है, जो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर था आज भी वही है, जो घर की सीढ़ियां थी, जो घर का दीवारों का रंग था आज भी वही है, जो परिस्थिति 20 साल पहले थी आज भी वही है। बता दो आकांक्षा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, या मेरी बातें चुभने वाली लग रही हो तो। बुरा तो नहीं मान रहे मेरी बातों का? हाँ, बुरा नहीं मानना, बुरा मानो तो आत्महत्या कर लेना, लेकिन बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, ठीक है? हाँ। तो दिस इज द की एस्पेक्ट अबाउट वोटिंग पैटर्न दोस्तों। तो हमारे देश में दिक्कत एक ये भी है कि गिनी चुनी पार्टीज हैं एंड सबकी ओरिएंटेशन ऐसी रहती है कि हर कोई, हर पार्टी किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, किसी दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछती इन सारी प्रक्रियाओं में महिलाएं हैं, तो दिक्कत एक ये भी आ जाती है डैट वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस। जैसे कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा डैट हमें बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास चॉइस ही क्या है, बीजेपी नहीं तो फिर कांग्रेस को देना पड़ेगा वोट, और हम कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं, डैट इज़ वाई वी प्रेफर बीजेपी, बट वी डोंट लव बीजेपी। तो लोग एक डायलेमा, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। डैट इज़ वाई देर इज़ अ नीड फॉर सम गुड पार्टीज, है ना, लाइक अपकमिंग पार्टीज, संयुक्त भारतीय सेना। सो ये चीज़ें हैं वोटिंग पैटर्न के अंदर। फिर बात आती है दोस्तों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। विमेन जो होती हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड होती हैं बड़े सारे एग्जीक्यूटिव रोल में भी विद इन द पार्टी एंड आफ्टर दे कम इन टू पावर। और जब वो सरकार में होती हैं तो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट्स में, ग्लोबली भी ऐसा देखा जाता है कि औरतों की संख्या कम है, और इंडिया के अंदर तो खास तरीके से। फिर सरकार की तरफ से एक लेक एसाइडल एटीट्यूड जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल जेंडर गैप के वाइडनिंग होने के लिए, डैट इज पॉलिसी की प्रायोरिटीज। सरकार की पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जहां पर जो गैप्स हैं वो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर विमेन और मर्दों का गैप जो है वो और ज़्यादा वाइडन होता जाता है। अब सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं वो कभी कभार होती ऐसी हैं कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है सरकार जो आकर बोलती है कि हम इस पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं, या फिर पार्लियामेंट बोलता है हम इस कानून को बना रहे हैं जो कि औरतों की इक्वालिटी को बढ़ावा देगा, उनकी लिबर्टी में चार चांद लगाएगा, उनके लिए एक वेलफेयर वो अप्रोच होगी। लेकिन अगेन फिर इसकी वजह से भी सभी की सभी महिलाओं को फ़ायदा मिल सके ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ओके अब ये सब चीज़ें हैं दोस्तों हमें दिखती कहाँ हैं? ये जो पॉलिटिकल जेंडर गैप की जो चीज़ें हैं सोसाइटी में, रियलिस्टिक तौर पर ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कहाँ पर होती हैं? ये सब चीज़ें हमें देखने को कहाँ मिलती हैं? मैनिफेस्ट का मतलब देखने को कहाँ मिलती हैं? एक तो देखो बैकग्राउंड ही हमारे देश में ऐसा रहा है कि देयर हैज़ बीन हिस्टोरिकली लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन टॉपिक्स ऑफ राजनीति।
हिस्टोरिकली विमेन शुरू से लेस एक्टिव रही हैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके आगे चलकर ये चेंज होता जा रहा है। हल्का सा चेंज आ रहा है उसके अंदर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। उसके बाद जैसा कि हम बात करते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं बहुत सारे लोगों के, स्पेशली औरतों के, वो वेरी करते हैं एंड दे आर लीस इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट वेरी करते हैं एंड दे आर लीस इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब यहां पर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, एक तो इम्पैक्ट की, या अगर हम इफेक्ट की बात करें, ये पॉलिटिकल जेंडर गैप की वजह से एक इफेक्ट क्या आता है? एक तो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज होती है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, और दूसरी चीज पॉलिसी आउटकम्स। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो भी इससे सफर होते हैं। और करंट डेटा, एक करंट डेटा हमें ये बताता है, इसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। ये डेटा ग्लोबल डेटा है, इंडिया के स्पेसिफिक बात नहीं करता है डेटा, लेटेस्ट है, लेकिन ये डेटा ये बोलता है टिल 2025 तक ग्लोबली, अगर आप ये देखना चाहो कि विमेन जो हैं वो कितनी मिनिस्टीरियल और पार्लियामेंट्री रोल, मतलब रोल में होती हैं या पोजीशंस को होल्ड करती हैं, तो दे आर, ग्लोबली बात हो रही है, दे आर लेस देन 30%। और प्रोग्रेस हालांकि कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इट इज ग्लोबल लेवल पर सारी कंट्रीज का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 30% से भी कम दिखेंगी आपको औरतें मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर और पार्लियामेंट्री रोल के अंदर। और ये डेटा है यूएन का, उससे डेटा निकलता है यूएन का विमेन डेटा, उसके अकॉर्डिंग ये वाली बात करी जाती है। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी कि पॉलिटिकल जेंडर गैप जो है ये हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इकोनॉमिक जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल जेंडर गैप का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और रियलिस्टिकली हमने इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लिया आकांक्षा यादव के थ्रू। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।